फ्यू कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास टेंथ के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास टेंथ की ये पहली क्लास है और ऑफलाइन पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन आपके लिए, ताकि ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें। यह मेरा पहला प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो हम एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे उस लाइन का मतलब क्या है और कैसे सवाल बनते हैं। तो सारे चैप्टर कवर करेंगे। पहले फिजिक्स वाला पोर्शन कवर करते हैं। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 9। ठीक है, और चैप्टर 9 का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट क्या है? लाइट का मेन सोर्स क्या है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है और लाइट का मेन सोर्स कौन है? सन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत अलग अलग वेराइटी के ऑब्जेक्ट देखते हैं। हाउएवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। हम डार्क रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ऑन लाइटिंग अप, जैसे ही लाइट ऑन होगी द रूम, द थिंग्स बिकम्स विजिबल। तो चीज़ें बहुत आसान है यार। ये आप रोज़ करते हैं। आपको बस महसूस करना, आपको विजुलाइज करना है कि आप ऐसा करते हैं। ठीक है, पढ़ना रटना वो सब अलग चीज़ें हैं। अभी जो किताब एनसीईआरटी लिख रहा है, जो फ्रेम बना रहा है, एक जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, उस पर आपका क्या अप्रोच? आप समझ पा रहे हैं? आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कि नहीं है? तो जैसे ही लाइट ऑन करेंगे तो चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? इन चीज़ों को विजिबल कौन बना रहा है? सवाल के साथ शुरू करिए। कौन बना रहा है? लाइट बना रही है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। सनलाइट हमारी मदद करता है ऑब्जेक्ट को देखने में। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। और उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट फॉल होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज। जब ये रिफ्लेक्ट लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है जिसमें लाइट आर पार जा सके। एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट, देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लाइट का मतलब लाइट इन्वॉल्व है। वहाँ पे लाइट सच एज ए इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर। मिरर जो इमेज बनाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे जो चमकते हैं। ए ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का बनना, इंद्रधनुष। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम। ठीक है, लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका बेंट होना। बाय ऑब्जर्विंग, ये सारे के सारे ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। अगर आप इनको समझते हैं और पढ़ते हैं तो आप लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाएंगे। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पे हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ते हैं। वी मैनी कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ये फिनोमेना होते हैं लाइट के जो ये मानते हैं कि लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आगे हम इस पर भी बात करेंगे। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो। लाइट शैडो बनाती है जब किसी ओपेक, ओपेक मतलब जिसमें आर पार दिखाई ना दे, नॉट ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब हो गया सिंपल सा नॉट ट्रांसपेरेंट, सिंपल वर्ड समझो। तो लाइट बेंट भी होती है। ठीक है, तो यूजली हम जितने सारे फिनोमेना है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे और लाइट के बारे में बात करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ का एक ही पर्पज है कि आपको ये बताना चाहता है कि लाइट क्या काम करती है, लाइट का रोल क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट को विजुअल कैसे बना रही है, लाइट ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें पहले पैराग्राफ में। यहाँ कह रहा मोर टू नो, और ज़्यादा जानो यार, और जानना भी चाहिए। मोर टू नो। तो चलिए देखते हैं। अब बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट। मैंने अभी ओपेक वर्ड का मतलब बताया, नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट आर पार ना जाए, रख दीजिए। ये बिकम्स, लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड। लाइट फोल्ड होती है। लाइट में प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि लाइट फोल्ड हो जाती है। ठीक है, आगे चल के आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना, लाइट का बेंट होना। टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब एक झुकाव होता है लाइट में जो बेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट ना यहाँ अगर ये ना ओपेक है तो लाइट यहाँ से चली जाएगी, लाइट यहाँ से चली जाएगी, पर इतने से लाइट न जाएगी और यहीं पे बनेगा शैडो। क्या बनेगा? शैडो।
Then the straight line treatment of the optics using ray fails to explain the phenomena such as diffraction. तो क्या ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो लाइट के रे नेचर को क्या एक्सप्लेन कर पाया, या लाइट का रे, देखो लाइट रे के रूप में भी चलती है और लाइट वेव के रूप में भी चलती है, याद रखिएगा। लाइट डुअल नेचर दिखाती है, लाइट रे के रूप में भी चलेगी और वेव के रूप में चलेगी। रे क्या है, ये देखिए ये रे है, और वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब वेव जैसे पानी में जो लहरें बनती हैं वो वेव है, वो क्या है, वेव है। तो आगे ज़्यादा से देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी हुई लाइट पे। इट बिकम्स नो दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की वेव थ्योरी आई, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन फेनोमेना है वो रे फेनोमेना नहीं है, रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन एक वेव रे फेनोमेना है, पर ये वेव क्योंकि लाइट डुअल नेचर दिखाती है। ऑप्टेन बिकम्स एन इनएडक्वेट। इनएडक्वेट का एक सिंपल सा मतलब वर्ड आप यूज करिए, इनक्वेट का मतलब होता है कि नॉट इनफ, नॉट सफिशियंट, ठीक है। इनक्वेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर। लाइट क्या पार्टिकल नेचर भी दिखाती है, 12th में जाके आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट रे नेचर भी दिखाती है, लाइट वेव नेचर भी दिखाती है, और लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि जो आगे चल के नई नई थ्योरियाँ आएंगी जो लाइट का वेव नेचर प्रूव करेंगी, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में बताएंगी, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट हो जाता है आगे चल के, और जो शायद अभी 10th में नहीं है। तो ये मोर टू नो की बात कर रहा। आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोनों फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। लाइट प्रोपेगेशन मतलब होता है फैलना, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो यह चीज़ें हमें कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना समझने में मदद करेंगी। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, मिरर क्या है, मिरर एक डिवाइस है जो जिसके ऊपर जो लाइट आती है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दियर अप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ में सभी क्या एग्जाम्पल है ये हमें पढ़ना है। तो 9.1 एनसीईआरटी की हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए वो मिरर है। ए हाईली पॉलिश सरफेस सच ए मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। वो अपने ऊपर आने वाली लाइट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी क्लास 10th की कह रही है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप फैमिलियर हैं इस लॉ से। अब आप फैमिलियर है नहीं, आप जानिए, ठीक है। लेट अस रिकॉल दिस लॉ। वो कह रहा याद करिए, और ये दो लॉ इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है ये देखिए, ये है पॉलिश सरफेस, ये है पॉलिश सरफेस, ये जो रे आती से बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो रे जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसे कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और बीच में होता है नॉर्मल, बीच में क्या होता है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। आगे एक डायग्राम भी होगा उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे रे टकरा रही है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है। अब आगे देखिएगा, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्शन के लॉ है हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वो कह रहा, आप सबसे फैमिलियर हैं। अब आप डिसाइड करें कि आप फैमिलियर हैं कि नहीं हैं, ठीक है।
फिर बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनेगी आगे सारी बात करेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये याद रखेगा ऑप्शन में कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा, देखो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे जो कह रहा है, तो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। रियल इमेज जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही रही हों, आगे डायग्राम मिलेगा, तो रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज क्या है कि जब वो मतलब ऐसा लगे कि वो मिल रही हैं, अपीयर टू मीट एट एनी पॉइंट, इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज, आपको ये याद रखना है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। ये फिर से एक बार इसको देखिएगा क्योंकि ये पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्लेन मिरर है, ये यहाँ से ये देखिए, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। और साइज़ क्या होगा, जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। इमेज फॉर्म इज एज फार द बिहाइंड द मिरर, आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े होंगे ना, जितनी दूरी पे खड़े होंगे आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी दूरी पे बनेगी। आप समझिए कि आप मिरर के बाहर 6 सेंटीमीटर दूरी पे या 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हैं, ये मिरर है, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे बनेगी। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हाउ वुड द इमेज बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व, लेट अस एक्सप्लोर। वो कह रहा है कि आप एक एक्टिविटी करिए, और आप करिए घर पे। एक्टिविटी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप एक्टिविटी करिए। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, एक चम्मच लीजिए बड़ा सा। ट्राई टू व्यू योर फेस, अपना मुंह देखिए, अपना मुंह देखिए, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस एक्टिविटी में। आप सलमान खान लग रहे होंगे, आप अगर लड़की हैं तो आप कटरीना कैफ हो सकता है लग रही होंगे। तो बोला कि आप एक चम्मच लीजिए, और चम्मच शाइनिंग हो थोड़ा, है ना, वो नहीं कि जो बार बार यूज़ करो, हल्दी उल्दी लगा हो, नमक वमक लगा, वही चम्मच, बढ़िया प्रॉपर शाइनिंग हो, क्योंकि इमेज हिसाब से बनेगी। और आप उसमें अपना फेस देखिए कर्व सरफेस में, ठीक है। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज दिखेगी। इट इज़ स्मॉलर और लार्जर, आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो बड़ी बनी कि छोटी बनी। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, धीरे धीरे, चम्मच बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, स्पून को, धीरे धीरे आप चम्मच को ना अपने खूबसूरत चेहरे से दूर ले जाइए, दूर ले जाइए। ऑब्जर्व द इमेज, और फिर आप इमेज ऑब्जर्व करिए कैसा हुआ, हाउ डज इट चेंज, आपको क्या लगता है चेंज आएगा। रिवर्स द स्पून, अब स्पून को उल्टा कर लीजिए, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, और एक्टिविटी को रिपीट करिए। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन टू सरफेस। तो आपको दोनों सरफेस पे इमेज कैसे बने उसको कंपेयर करना है। तो ये आप एक्टिविटी करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे। आपको अभी कहा जा रहा है कि लास्ट वाला जो है कि कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन टू सरफेस, ओके, कंपेयर करिएगा। आगे द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर एज ए कर्व मिरर। तो आप एक्टिविटी का कुछ बता रखा, आप जो स्पून है वो एक कर्व मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज़ द स्फेरिकल मिरर, जो कर्व मिरर होते हैं उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू ए फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है। सच मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ये याद रखिएगा, अभी बता रहा हूँ। ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, उन्हें स्फेरिकल मिरर कहेंगे। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन द सम डिटेल, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या है स्फेरिकल मिरर, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9.2 हेडिंग आ गए हम। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड या आउटवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर होगा तो इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो स्फेरिकल मिरर का हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो या तो बाहर की ओर हो। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड दैट इज ए फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर। तो उसका जो सेंटर होगा ना वो स्फेयर की ओर होगा। अभी डायग्राम बताऊंगा। इट्स कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये, ठीक है, सॉरी, ये कॉनकेव मिरर है।
ये क्या हुआ होगा आपका, ये जो मिरर है ना, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, तो मान लीजिए यह एक स्फेयर था, इस स्फेयर को बीच से काटा गया, तो एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना। कह रहा है कि जिसका जो सेंटर होगा टूवर्ड द सेंटर होगा, वो कॉनकेव मिरर है, और जिसका आउटवर्ड होगा वो आगे चल के कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे पॉलिश कर दी गई है, पीछे पॉलिश कर दी गई है, तो इसका जो इनवर्ड एरिया है ना वो रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा, ठीक है। और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके अंदर पॉलिश की गई है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, बाहर की ओर होगा, इट्स कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। मतलब बहुत सिंपल वे समझिए आप, बाहर पॉलिश कर दिए तो अंदर का रिफ्लेक्टिंग काम करेगा, वो कॉनकेव मिरर है। और बाहर पॉलिश कर दिए, ठीक है, तो अंदर वाला अंदर पॉलिश कर दिए तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर है। समझ गए? कह रहा इन फिगर 9.10 यू में नोट इन दिस डायग्राम दैट द बैक द मिरर इज सेडेड। ठीक है, ये डायग्राम के बारे में बात कर रहा। तो बहुत सिंपल वे समझे कि नहीं समझे? बहुत बहुत सिंपल वे पे कि जिसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, कहाँ है? इनवर्ड। जिसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये स्फेयर को काट के बनाया गया, इसके बाहर पॉलिश कर दिया गया है, तो अंदर से रे इधर जाएगी, टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। फिर ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, बाहर की ओर हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर की ओर इधर होगा इसका, ठीक है। अंदर पॉलिश कर दी गई, यहाँ कहाँ पॉलिश थी? बाहर। यहाँ कहाँ पॉलिश कर दी गई? अंदर। You may now understand that the surface of the spoon curve inward can be approximate to be concave mirror and the surface of spoon plug outward can be approximate to the concave। अगर आपने वो एक्टिविटी की है तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो स्पून का कर्व इनवर्ड था वह कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और स्पून जो ब्लैक्ड आउटवर्ड था वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्टिविटी आप करें, ये एक्टिविटी आपको आपका इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएगी, ठीक है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर, जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे बढ़ें, वी नीड टू रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। कुछ टर्म समझाना चाहता है आपको एनसीईआरटी। टर्म समझाने का मतलब है कि आपको जब किसी भी चैप्टर की आपको डिक्शनरी स्ट्रांग होती है ना, तो आपको चैप्टर समझ में आता है। अगर वो डिक्शनरी स्ट्रांग नहीं है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वी नीड टू रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। दीज टर्म आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट द स्फेरिकल मिरर। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई पी। सर क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछेगा व्हाट इज द पोल, आप पोल के बारे में पूछ सकता है, तो आप बहुत सिंपल वे पे समझिए जो है सीधे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये आपका मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा ना बेटा, वही पोल है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल है, और इसे किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। सीधे कह रहा कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल, ठीक है। तो कुछ टर्म आपको बता रहा। अगले पेज पे चलते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 135। आगे आ जाइए। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर इज ए सेंटर। आपने ये स्फेयर था, ये स्फेयर था, ये अब इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, आपने इसको काट के ना कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाया है। इसी सेंटर को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। इसे सी से दिखाते हैं। प्लीज नोट दैट, एनसीईआरटी कह रहा है, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। यह मिरर का हिस्सा नहीं होता। ट्रू फॉल्स बना देगा सीधे, एनसीईआरटी ट्रू फॉल्स बनाएगा। बच्चे बिल्ला है, उनको लगता नहीं सेंटर उसी से तो कट के आया था, तो उसका भी तो सेंटर होगा। सीधे कह रहा है प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। वो मिरर का हिस्सा नहीं है। इट लाइज आउटसाइड, वो बाहर है।
वो बाहर है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाई इन द फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाई बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब अगर इस सेंटर की बात करेगा तो कह रहा है कि एक का सेंटर कहाँ होता है, फ्रंट में होगा, एक का बिहाइंड होगा, कॉन्वेक्स का बिहाइंड होगा, क्यों समझ रहे हो, और कॉन्केव क्या होगा, जिधर रिफ्लेक्ट हो रही है उधर ही होगा। यू मे नोट दैट द फिगर 9.2 ए एंड बी, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी शायद वो डायग्राम 9.1 था, 9.1 था, 9.2 देखेंगे, ठीक है। The radius of sphere of which the reflecting surface of spherical mirror form a part is called the radius of curvature। आपका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था मिरर का, और ये जो आपकी पोल है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब आप मिलाएंगे तो वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कह रहा द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कल के वो हर हिस्से की दूरी जहाँ पे इक्वली पॉइंट वो आप मिलाते हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। किससे दिखा रहे हो, कैपिटल आर से। पी से क्या दिखा रहे हो, पी से पोल दिखा रहे हो। सी से क्या दिखा रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रहे हो। कैपिटल आर से क्या दिखा रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहा ना, पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल, इमेजिन a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror, this line is called principal axis। इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी। रिमेंबर दैट, ये याद रहे, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल होता है किस पे, मिरर पे, प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। वो एक और एक्टिविटी लेके आओ और मैं वो एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उस एक्टिविटी को आप घर पे ज़रूर करिएगा। एक्टिविटी ये कह रहा है कि आप डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। वो एक आपके लिए एक अलर्ट जारी कर रहा है कि आप जब मिरर मत देखिए जब उसमें सनलाइट सीधे आ रही है। इट डैमेज योर आइज़, भाई अपने रिस्क पे करना है, अंधे अंधे मत हो जाना, ठीक है। होल्ड है, क्योंकि अंधों की ज़िंदगी क्या होती है वो अंधे ही समझते हैं, पर ईश्वर जिसको कुछ देता है उस मतलब नहीं देता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देता है। सिंपल समझिए, अंधे लोगों में ना फोकस बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने देखा है। उनकी स्मेल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। वो बस एक कलरफुल वर्ल्ड नहीं देख पाते, बाकी चीज़ों में बहुत स्मार्ट होते हैं। तो बोले होल्ड ए कानकेव मिरर ले लीजिए और अपने हाथ पे रख लीजिए इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सन। तो जो लाइट है वो सन की ओर रिफ्लेक्ट हो रही हो, आप सन से लाइट आ रही हो, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही हो। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर टू एन शीट पेपर। किसी ये बचपन में ना ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ना अपने आप को ना आइंस्टीन समझते थे यार, कि हम ही आइंस्टीन हैं। हम लोग क्या करते थे, कानकेव मिरर लेते थे, ड्राइंग बॉक्स खरीदते थे और नीचे कागज़ का टुकड़ा रखते थे, पूरी सनलाइट आती थी और वो इकट्ठा होती थी और नीचे आग लग जाती थी और लगता था वाह क्या हुआ। ये एक्टिविटी दिया गया है। Close to the mirror, move the sheet paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light। लाइट का एक sharp spot बनेगा। Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes। What do you observe? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉनकेव मिरर है कन्वर्जिंग मिरर है, जो लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, और वो कागज़ आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। द पेपर एट फर्स्ट बिगेन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। आगे वो खुदा बता रहा है। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, आग भी लग सकती है। वाई डज इट बर्न, क्यों जला। द लाइट फ्रॉम द सन से जो लाइट आ रही है इज कन्वर्जेड एट ए पॉइंट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper। This point is the focus of concave mirror। जहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिख रही थी ना, वही फोकस है कॉनकेव मिरर का। द हीट प्रोडक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और वो आपका कागज़ चल जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और वहाँ से आप मिरर की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ इमेज
और पोजीशन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू वो समझाना चाहता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो यहाँ पे एक रे डायग्राम है, ठीक है। ये एक रे डायग्राम ये है और एक रे डायग्राम ये है। बोला कि ऑब्जर्व 9.2 क्लोजली, बहुत ध्यान से देखो 9.2 ये डायग्राम एक कॉनकेव मिरर का है और एक कॉन्वेक्स मिरर का है। ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है। ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए ये रे पैरेलल है, ये रे पैरेलल है, ये बहुत सारी रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और रूल ये है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये यहाँ पे जो आपका मिरर है एम्पियन, इससे टकराने के बाद ये फोकस होकर जा रही है। सारी की सारी रे कहाँ मिल रही है, फोकस पे। सारी की सारी रे कहाँ मिल रही है, फोकस पे। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। वो पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। कहाँ बोलते हैं, फोकस। मान लीजिए कोई इमेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही है। कहाँ से आ रही, इन्फिनाइट से आ रही है। जब ये इन्फिनाइट से इमेज आ रही है तो ये सारी की सारी रे क्या है, पैरेलल। और जब ये पैरेलल हैं तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट से होके जा रही हैं और उस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, फोकस। वो कह रहा है कि आगे कि ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व 9.2 ऑब्जर्व करने को कह रहा है। वो कह रहा है हाउ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये सारी रे थी, ठीक है। वो द रिफ्लेक्टेड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट से आ रही थी, लेकिन जब इन्हें पीछे खींचते हैं, कहाँ खींचते हैं, पीछे। ये देखिए रे थी, ये सब रे जा रही हैं। ये वाली तो जा रही है उसी रास्ते से, जो सीधे पोल से जाएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये सब रे जा रही। जब इन सबको पीछे ड्रा करते हैं, कहाँ ड्रा करते हैं, पीछे, तो वो कहाँ पर मिलती हैं, एक पॉइंट पे मिलेंगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। किस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये आपसे दिखाते हैं, ये आपसे दिखाते हैं फोकस को। द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और उसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो अगर आप क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छे समझे हैं तो 12th आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, एक एक लाइन, ठीक है। स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से फोकस को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ें पढ़िएगा। और इसमें एक रिलेशन होता है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाई ए लार्ज स्फेरिकल देन द सर्कुलर आउटलाइन, ठीक है। फिर आगे चल के अपर्चर की बात होगी, वो छोटा कैसे होता है। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर, अभी बता रहा था। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम एन, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा एम एन। एम एन को बोलेंगे, ये एम है और ये एन है, ये एम है और ये एन है। इस एम एन को बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर, ठीक है। आगे आ जाइएगा। वी शैल कंसिडर इन अवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर। तो इस पूरे चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे जिनका अपर्चर क्या हो, छोटा हो। किससे, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। बिल्कुल इन दोनों में रिलेशन होता है। और कितना होता है, आर इक्वल टू एफ। आर क्या है, ये भी पूछता है पेपर में, 10th में पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है। क्या होती है, ट्वाइस। तो इसके आगे अपन जब भी फ्री रहेंगे तो उसके आगे बात करेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।